Hello friends, welcome to all. Today is our lecture on design of rotor. In our previous lecture, we study about stator design. In stator design, we are studying on number of turns for main winding, conductor cross sectional area, stator winding and distribution factor, stator slot, shape of slot, stator teeth flux density, stator core, air gap length, length of mean turn, and main winding resistance. Now in this lecture we study about design of rotor. तो रोटर डिज़ाइन के अंदर आज हम क्या देखने वाले हैं वो आज पहले जानेंगे। तो रोटर डिज़ाइन के अंदर पहले तो हमारे पास नंबर ऑफ रोटर स्लॉट जो है वो कैसे लेंगे यानी कि नंबर ऑफ रोटर स्लॉट जो है वो कैसे चूज़ करेंगे। फिर एरिया ऑफ रोटर बार्स के बारे में जानेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करेंगे एंड रिंग का, फिर रोटर रेजिस्टेंस जो है उसके फॉर्मूला फाइंड करेंगे, फिर फ्लक्स डेंसिटी रोटर टीथ की फाइंड करेंगे और फ्लक्स डेंसिटी रोटर कोर की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ स्लॉट होंगे, ये नंबर ऑफ स्लॉट है और यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ होंगे। तो नंबर ऑफ स्लॉट जो है वो हम कितने रखेंगे और किसके डिपेंडेंट होंगे वो सब हम नंबर ऑफ रोटर स्लॉट के अंदर फाइंड करेंगे। फिर एरिया ऑफ रोटर बार यानी कि यहाँ पर हमारा जो भी या वाइंडिंग जो है वो होगा या फिर रोटर बार वहाँ पर होगा। तो जो रोटर बार जो है उसका एरिया हम फाइंड करेंगे। फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एंड रिंग यानी कि ये जो रोटर बार है उसको हमने एंड रिंग से कनेक्ट किया होगा, तो वो एंड रिंग जो है उसकी वो एंड रिंग जो है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसकी डेप्थ कैसे फाइंड करेंगे वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद रोटर जो है उसके अंदर का जो कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू वो हम रोटर रेजिस्टेंस में देखेंगे। फिर फ्लक्स डेंसिटी इन रोटर टीथ जहाँ हम रोटर टीथ की फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करेंगे और फ्लक्स डेंसिटी रोटर टीथ की फाइंड करने से हमें क्या मिलेगा कि जो टीथ है उसकी विड्थ हम उससे फाइंड कर सकते हैं अगर फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हो तो। उसी तरह फ्लक्स डेंसिटी इन रोटर कोर, अगर रोटर कोर जो है यहाँ पर उसकी हमें फ्लक्स डेंसिटी मिले तो हम कोर का डायमीटर जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज ये सब हम देखने वाले हैं। तो पहले हम जब स्टार्ट करेंगे वो नंबर ऑफ रोटर रेजिस्टेंस से नंबर ऑफ रोटर स्लॉट से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ रोटर स्लॉट के बारे में अब जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि नंबर ऑफ स्लॉट जो है उसको हम एस आर से डिनोट करते हैं और स्टेटर स्लॉट जो स्टेटर के स्लॉट है उसको हम एस एस से डिनोट करते हैं। अब जब हम रोटर के नंबर ऑफ स्लॉट जब हम उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ स्लॉट हमारे कितने होंगे, उसके ऊपर से ही हम रोटर के टीथ जो है उसकी वैल्यू डिफाइन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ रोटर स्लॉट फाइंड करने के लिए करेंगे तो वो नंबर ऑफ स्लॉट जो है उससे हमें हार्मोनिक्स की इफेक्ट जो है वो नहीं मिलनी चाहिए, यानी हार्मोनिक्स इफेक्ट जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होगा तो उससे नॉइज़ प्रोड्यूस होगा, फिर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। सो उससे रिलेटेड हमें जो भी यहाँ पर हम जो है नंबर ऑफ रोटर स्लॉट ऐसे चूज़ करेंगे कि हार्मोनिक्स की वैल्यू को रिड्यूस कर सके। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसके अंदर हमने जो स्टेटर के अंदर नंबर ऑफ स्लॉट हमने चूज़ किए थे, उस नंबर ऑफ स्लॉट जो है उससे हम थोड़े डिफरेंट हम रोटर के स्लॉट लेंगे। यानी कि अगर स्टेटर के स्लॉट हमने 100 लिए हैं तो 20% हम स्लॉट जो है उससे डिफरेंट लेंगे रोटर के स्लॉट, यानी स्टेटर और रोटर के दोनों के स्लॉट जो है वो हम इक्वल नहीं लेंगे। तो जो कोगिंग इफेक्ट है हमारी उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रोटर स्लॉट चूज़ करने के लिए अब हमें ये जो है वो स्लॉट की विड्थ, टूथ की विड्थ, हमारे जो फेज है वो सब हमें डिसाइड करना है और वो सब जो है वो हम स्टैंडर्ड हमारे जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। और स्टैंडर्ड जो हमारा जो भी लेमिनेशन होगा और जो भी स्टैंपिंग की जो वैल्यू होगी उसके डिपेंडेंट हम जो है वो नंबर ऑफ रोटर स्लॉट की वैल्यू जो है वो लेंगे। जनरली ये जो रोटर स्लॉट है वो रोटर स्लॉट कास्ट एल्यूमिनियम का बने होंगे और मोटर के अंदर
तो हमने स्टेटर के अंदर जो नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट थे डिवाइडेड बाय पोल जो वैल्यू हम कंसीडर करते थे, यहाँ पर वही वैल्यू जो है वो हम कंसीडर करेंगे। तो नंबर ऑफ स्लॉट चूज़ करने के लिए हमें जो है वो ये सब हमारे स्टैंडर्ड के डिपेंडेंट होगा, और ऑल्सो जो है वो जो स्टेटर के नंबर ऑफ स्लॉट है उससे हम डिफरेंट वैल्यू लेंगे। अब हम सेकंड जो है देखने वाले हैं एरिया ऑफ रोटर बार्स। अब डिज़ाइन के अंदर एरिया ऑफ रोटर बार की डिज़ाइन हम कैसे करेंगे, रोटर बार्स का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसके रिलेटेड हम अब देखेंगे। तो यहाँ पर जो रोटर है उसके अंदर जो कंडक्टर हम लेंगे, वो कंडक्टर या तो हम कॉपर बार लेंगे या फिर हमारा जो कास्ट एल्यूमिनियम है उसकी हम वाइंडिंग लेंगे। यानी दो तरह के वाइंडिंग जो है वो हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर लेते हैं। अब ये दोनों टाइप की जो वाइंडिंग है उसकी अगर कंपैरिजन की हम बात करें, तो ये जो कॉपर बार वाइंडिंग है या फिर कॉपर बार जो है वो टेक्निकली हम देखने जाए तो इसके एडवांटेजेस है हमारे जो एल्यूमिनियम का अगर वाइंडिंग ले उससे रिलेटेड, क्योंकि ये जो कॉपर बार हम अगर वाइंडिंग लेंगे तो कॉपर बार जो है वो एक्चुअल में हमें जो लॉसेस की वैल्यू जो मिलेगी वो एल्यूमिनियम से हमें कम मिलेगी। तो टेक्निकली जो ये जो कॉपर बार है हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। लेकिन कॉस्ट की बात अगर करने जाए तो ये जो एल्यूमिनियम का वाइंडिंग होगा उसकी कॉस्ट जो है वो चीपेस्ट होगी, लेकिन जो कॉपर बार है उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। और कॉपर बार का हम अगर वाइंडिंग के अंदर अगर जॉइंट करने की या फिर सोल्डरिंग करने की बात करें तो ये कॉपर बार के अंदर इजी रहेगा। अगर कास्ट ऑफ एल्यूमिनियम की अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ जॉइंट यहाँ पर ज़्यादा होंगे, तो हम जो है कॉपर बार का यूज़ जो है वो ज़्यादातर करते हैं। तो ये जो कॉपर बार है उसको हम एंड रिंग से कनेक्ट करते हैं। तो कॉपर बार को हम एंड रिंग से कनेक्ट करते हैं। फिर ये जो रोटर कॉपर बार है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है रोटर बार जो है उसका एरिया यानी AR ये फाइंड करना है अगर हमें, तो हमें नंबर ऑफ रोटर स्लॉट इनटू AB यानी कि एरिया ऑफ रोटर बार। तो ये जो सिंगल रोटर बार है उसका अगर हमारे पास एरिया हो, फिर उसको हम नंबर ऑफ रोटर स्लॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें रोटर बार्स जो है उसका टोटल एरिया AR जो है वो मिल जाएगा। अब ये जो रोटर कॉपर बार की हमें वैल्यू मिली है एरिया की, हमारा जो भी रोटर का एरिया होगा वो हमारे स्टेटर का जो कॉपर सेक्शन है उससे 0.5 टू 0.8 होगा हमें कंसीडर करना है। यानी कि अगर स्टेटर बार का एरिया जो है वो अगर हम ले, सपोज़ हमारा मेन वाइंडिंग जो है उसका हम एरिया ले जो स्टेटर का एरिया है वो, तो जो एक कंडक्टर है उसका एरिया अगर AM हो तो उसको हम अगर नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो TM इंटू AM यानी नंबर ऑफ टर्न का टोटल का एरिया मिलेगा। अब नंबर ऑफ टर्न जो है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी हमारा कंडक्टर हो जाएगा, यानी जो टोटल कंडक्टर है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो ये स्टेटर का एरिया है। उसी तरह हमने रोटर का एरिया फाइंड करने के लिए इक्वेशन हम भी लिया, वो क्या था, AR इज इक्वल टू SR इंटू AB। तो अब ये स्टेटर का एरिया और ये रोटर का एरिया, तो हमें मालूम है कि जो AM अपॉन AR जो है वो रेशियो जो है वो हमें 0.5 टू 0.8 हमें मिलता है। यानी अगर स्टेटर का एरिया जो है, अगर स्टेटर का नंबर ऑफ स्लॉट और नंबर ऑफ टर्न हमने फाइंड किए हुए हैं उसका एरिया हमें हमारे पास हो, तो उस एरिया से हम 0.5 टू 0.8 तक रोटर का एरिया लेंगे, और उससे हम जो है वो हमारा जो रोटर बार है उस एक रोटर बार की जो साइज़ है वो हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमने नंबर ऑफ स्लॉट कितने लेने हैं उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ये जो वैल्यू है वो हमारे कॉपर के लिए है, अगर यही जो वैल्यू है AM अपॉन AR की वो अगर एल्यूमिनियम में हम लेना चाहें तो वो 1 to 1.6 हम उसका रेशियो लेंगे। यानी कि कॉपर बार अगर हम यूज़ करते हैं तो ये रेशियो 0.5 टू 0.8 होगा, और अगर हम जो है वो रोटर बार यूज़ करते हैं
तो ये जो वैल्यू है 1 to 1.6 होगा। तो ये वैल्यू जो है उससे हम रोटर का एरिया फाइंड कर सकते हैं, और रोटर का टोटल कॉपर एरिया मिलने के बाद अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्लॉट हो तो हम जो रोटर बार है उसकी साइज़ फाइंड कर सकते हैं, यानी उसका क्रॉस सेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगर रोटर क्रॉस सेक्शन बार जो है उसकी वैल्यू हम अगर चूज़ करें स्टैंडर्ड में से, तो उससे रिलेटेड नंबर ऑफ स्लॉट कितने लेने हैं रोटर के अंदर वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एंड रिंग। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एंड रिंग के अंदर पहले तो हमारे पास जो रोटर बार है उसका एरिया रोटर बार है जो उसका करंट फाइंड करने के लिए और एंड रिंग का करंट फाइंड करने के लिए हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर हमने इक्वेशन डिराइव किए हुए थे। वही इक्वेशन जो है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अब अगर एंड रिंग की बात करें, एंड रिंग करंट की, तो एंड रिंग करंट जो है वो IE से हम डोनेट करते हैं। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था SR इंटू IB अपॉन पाई इंटू P, यानी IB जो है वो हमारा रोटर बार का करंट है, ईच रोटर बार का करंट है। इसको हम टोटल नंबर ऑफ रोटर स्लॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टोटल करंट हमें मिलेगा। उसको हम पाई P से डिवाइड करेंगे तो हमें जो है एंड रिंग का करंट है वो मिल जाएगा। यानी एंड रिंग का करंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब एंड रिंग का करंट हमें मिल जाए, उससे हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ एंड रिंग। तो हमें मालूम है कि करंट डेंसिटी जो है, यानी अगर करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी बराबर क्या है, करंट अपॉन एरिया। तो यहाँ पर हम अगर एंड रिंग की बात करते हैं तो एंड रिंग की जो करंट डेंसिटी होगी उसका मतलब एंड रिंग का करंट डिवाइडेड बाय एंड रिंग का एरिया, यानी इस फॉर्मूला करंट डेंसिटी का होगा। अब हमें एंड रिंग का एरिया फाइंड अगर करना है तो एंड रिंग का एरिया फाइंड करने के लिए इक्वेशन क्या रहेगा, AE इज इक्वल टू IE अपॉन डेल्टा ई। अब ये जो है वो एंड रिंग का एरिया मिल गया। अब IE की जो वैल्यू है हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा, यानी AE इज इक्वल टू IE अपॉन डेल्टा ई। IE की वैल्यू जो हमारे पास थी SR इंटू IB अपॉन पाई P इंटू 1 अपॉन डेल्टा ई। तो अब ये हमें जो है वो एंड रिंग की वैल्यू मिली। अब जो करंट IB है उसका भी हमने फॉर्मूला फाइंड किया हुआ था। जो करंट IB जो है उसका मतलब क्या है कि उसकी भी करंट डेंसिटी क्या होगी, डेल्टा B इज इक्वल टू IB अपॉन AB, यानी कि जो रोटर बार है उसकी करंट डेंसिटी। तो अब हम IB बराबर क्या ले सकते हैं, IB बराबर डेल्टा B इंटू AB, यानी कि जो रोटर बार का करंट है उसकी जगह पर हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर वही इक्वेशन लिखेंगे। तो SR इंटू IB अपॉन IB की जगह पर हम लेंगे डेल्टा B इंटू AB अपॉन पाई P इंटू डेल्टा ई। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो SR इंटू AB है। अब ये SR इंटू AB है, हम उसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं SR इंटू AB इंटू डेल्टा B अपॉन डेल्टा ई अपॉन पाई P। अब ये जो SR इंटू AB है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन हमारा लिया था वो किसका इक्वेशन था, SR इंटू AB जो है वो हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो रोटर कॉपर का, वो टोटल कॉपर एरिया का इक्वेशन था। यानी ये जो है वो हमारा रोटर का टोटल एरिया था। तो AR अपॉन पाई P इंटू डेल्टा B अपॉन डेल्टा E, तो ये हमें इक्वेशन मिलेगा AR अपॉन पाई P डेल्टा B अपॉन डेल्टा E। ये AR जो है अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जो आगे जो इक्वेशन डिराइव किया एरिया ऑफ रोटर बार, वही एरिया है। तो ये हमें फॉर्मूला जो है अभी यहाँ पर मिला। अब जो 1 अपॉन पाई है उसकी वैल्यू हम ले लेंगे। अगर उसकी वैल्यू यहाँ पर हम ले लेते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगा 1 अपॉन पाई की वैल्यू यानी 0.32 अपॉन P
ए आर इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ई। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिला वो है हमारे एरिया ऑफ एंड रिंग फाइंड करने का फॉर्मूला हमें मिल गया है। अगर यहाँ पर हम अज्यूम करें कि जो डेल्टा बी और डेल्टा ई है अगर वो दोनों इक्वल हो तो क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल हो तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ई हमें 1 मिलेगा, यानी 0.32 बाई पी इंटू ए आर जो है वो हमें ए ई की वैल्यू मिलेगी। किस कंडीशन पर, अगर डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा ई हो तो यहाँ पर हमने रोटर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है एंड रिंग का वो हमने फाइंड कर लिया है। तो अब रोटर रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। तो रोटर रेजिस्टेंस जो है वो, अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो रोटर रेजिस्टेंस हमारे जो मशीन के अंदर उसकी वैल्यू जो है, अगर हम लेस लेते हैं यानी कि रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हम कम लेंगे तो हमारा रोटर कॉपर लॉस जो है वो कम हो जाएगा और उसके रिलेटेड हमारी जो इफ़िशियंसी है वो भी हमें कम मिलेगी और जो टेम्परेचर है वो भी हमें लेस मिलेगा। यानी ये तीनों जो है वो हमें एडवांटेजेस जो है वो रोटर रेजिस्टेंस लेस लेने के कारण हमें मिलेंगे। लेकिन अगर रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर लेस होगी तो जो टॉर्क होगा वो टॉर्क की वैल्यू जो है वो हमें लेस मिलेगी, यानी लोअर पुल आउट टॉर्क मिलेगा। तो ये हमारा डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। अगर वैल्यू हायर लेते हैं तो हमें कॉपर लॉसेस ज़्यादा मिलेगा, उसी तरह एफिशिएंसी लेस मिलेगी, टेम्परेचर राइज जो है वो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन पुल आउट टॉर्क जो है वो हम उसकी वैल्यू हम हायर ले सकते हैं। यानी अगर रोटर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें उसकी लिमिट जो है वैल्यू जो है वो हमें चूज़ करनी होगी। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारी जो स्मॉल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस की हम एक रेशियो लेंगे, जो स्टैंडर्ड रेशियो है उसके ऊपर से हम रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो ये जो रेशियो वो है वो रोटर रेजिस्टेंस अपॉन रिएक्टेंस का होगा। ये रोटर रेजिस्टेंस किसका है कि ये रोटर रेजिस्टेंस रिफर टू मेन वाइंडिंग, हमें रोटर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू मिलेगी वो डिवाइडेड बाय लीकेज रिएक्टेंस, कि जो कि हमारा मेन वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस प्लस हमारा रोटर का जो लीकेज रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यू का जो रेशियो लेंगे तो उसके ऊपर से हम जो है रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये रेशियो जो अगर स्प्लिट फेज मोटर जो हो, अगर तो स्प्लिट फेज मोटर के अंदर ये रेशियो जो है वो 0.45 टू 0.55 होगा। और अगर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर ये रेशियो जो है वो 0.45 से 0.8 तक होगा। यानी इसकी वैल्यू जो है वो हम इतनी ले सकते हैं। तो ये जो रेशियो है उसके डिपेंडेंट हमारी अगर जो मोटर है उसके अंदर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चूज़ करेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ऐसी चूज़ करेंगे कि जो हमारे कॉपर लॉसेस हो वो भी लेस हो और एफिशिएंसी हमें हायर मिले और उसके रिलेटेड जो टॉर्क है उसकी वैल्यू जो है वो भी हमें ज़्यादा मिले। तो उसके डिपेंडेंट हमें जो लिमिट वैल्यू है वो रोटर रेजिस्टेंस की हमें कंसिडर करनी है। तो ये दोनों जो रेशियो है, दोनों जो वैल्यू है स्प्लिट फेज और कैपेसिटर के लिए, उसके रिलेटेड वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और उसके रिलेटेड रिलेक्टेंस की वैल्यू हमारे पास होगी। तो हम रोटर रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू हम जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं फ्लक्स डेंसिटी इन रोटर टीथ। अब जो है फ्लक्स डेंसिटी इन रोटर टीथ जो है उसके बारे में हम देखेंगे। जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो बहुत ही कम होगी, 2 to 5 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रोटर की होती है। तो रोटर के जो टूथ है और कोर जो है उसकी करंट डेंसिटी जो है वो स्टेटर की करंट डेंसिटी है से हायर जो है वो हम कंसीडर करते हैं। अगर हायर करंट डेंसिटी रहेगी तो उसके रिलेटेड जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो भी हमें ज़्यादा लेना मतलब रिक्वायर्ड होगा और जो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो हमें पुअर मिलेगा। तो यहाँ पर हम रोटर डेंसिटी जो है वो स्लाइटली हायर लेते हैं स्टेटर की करंट डेंसिटी से। अब रोटर टीथ जो है उसकी फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। तो हम BTR यानी कि जो रोटर फ्लक्स डेंसिटी, रोटर टीथ फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी इसको BTR से डिनोट करते हैं। 5m जो हमारा फ्लक्स पर पोल है डिवाइडेड बाय SR बाई P यानी कि नंबर ऑफ रोटर स्लॉट डिवाइडेड बाय P यानी स्लॉट पर पोल की वैल्यू है रोटर के लिए।
एल आई जो है वो हमारा लेंथ ऑफ मीन टर्न है, सॉरी एल आई जो है वो हमारा नेट आयरन लेंथ है रोटर का, और डब्ल्यू टी आर जो है वो हमारे रोटर के टीथ की विड्थ है। तो फ्लक्स डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू चूज़ करके हम जो है टीथ की विड्थ फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो टीथ की विड्थ हो तो उसके रिलेटेड हम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड हम नंबर ऑफ टर्न जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। यानी इस फॉर्मूला से हम जो नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ विड्थ है, जो टीथ की विड्थ है, स्लॉट की विड्थ है, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम फ्लक्स डेंसिटी इन रोटर कोर के बारे में जानेंगे। अब रोटर कोर की फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है BCR, यानी कि कोर की फ्लक्स डेंसिटी जो है उसको हम BCR से डिनोट करेंगे। फ्लक्स डेंसिटी यानी फ्लक्स अपॉन एरिया, तो ये जो हमारा पर पोर फ्लक्स है, तो फ्लक्स अपॉन एरिया, एरिया जो है वो हमारे कोर जो है उसका डायामीटर, डेप्थ जो है वो, तो ये कोर की डेप्थ, ये कोर जो है रोटर कोर की डेप्थ दो साइड रहेगी, यानी इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा रोटर होगा, और रोटर के अंदर हमारे जो कोर की अगर डेप्थ की बात करें तो वो दोनों साइड हमारी डेप्थ होगी। तो ये 2 इंटू DCR हमने लिया हुआ है, और इंटू LI यानी कि हमारा जो रोटर है उसकी नेट आयरन लेंथ, और डेप्थ और नेट आयरन लेंथ हो तो उससे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया 2 इंटू DCR इंटू LI। तो फ्लक्स अपॉन एरिया से हम फ्लक्स डेंसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जो देखा उसके अंदर हमने रोटर की डिज़ाइन के अंदर हमने नंबर ऑफ़ जो पैरामीटर्स है वो फाइंड किए। पहले हमने नंबर ऑफ़ रोटर स्लॉट कैसे फाइंड करते हैं उसके रिलेटेड फार्मूला हमने देखा। फिर बाद में हमने एरिया ऑफ रोटर बार का जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की। फिर उसके अंदर हमने रोटर बार के एरिया और मेन वाइंडिंग का जो एरिया है उसका रेशियो कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा। फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने फाइंड किया एंड रिंग का, उसमें हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो फार्मूला यूज़ किए थे वही फार्मूला यूज़ किया और उससे हमने वो वैल्यू फाइंड की। फिर हमने रोटर रेजिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, वो किस रेशियो पे डिपेंडेंट होगा, वो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होगी उसके बारे में जाना। फिर फ्लक्स डेंसिटी इन रोटर टीथ और रोटर कोर हमने देखा कि जिसके अंदर हमने फ्लक्स डेंसिटी कैसे हम रोटर टीथ की और रोटर कोर की हम फाइंड करते हैं, वो सब हमने वैल्यू जो है वो फाइंड की। तो यहाँ तक हमने स्टेटर और रोटर जो दोनों के जो डिज़ाइनिंग टर्म थे वो सब हमने यहाँ पर देखे। अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो हमारी है उसकी हम बात करें तो हमने ज़्यादा पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो है वो स्मॉल कैपेसिटी की रहेगी, और उसके अंदर जो भी वैल्यू हम चूज़ करेंगे वो हमारी या तो किसी स्टैंडर्डाइज इक्वेशन के बेस पर होगी, या एम्पिरिकल फार्मूला के बेस पर होगी, या फिर किसी भी एजम्पशन के बेस पर हम वैल्यू फाइंड करते हैं। यानी कि हमने जब यहाँ तक जितनी भी डिज़ाइन के की रोटर की या स्टेटर की या उसके टीथ कोर सभी के स्लॉट सभी के रिलेटेड उसमें हम ज़्यादातर तौर पर जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके रिलेटेड ही हम वैल्यू लेंगे। यानी प्रैक्टिकल वर्ड में अगर देखा जाए तो वो जो है वो हम एजम्पशन के बेस पर चलते हैं। यानी कि थोड़ा अगर कोई भी वैल्यू जो आगे पीछे हो तो यहाँ पर हम वो ले सकते हैं, पर हमारा जो स्टैंडर्डाइज बेस है उसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये दोनों जो डिज़ाइनिंग पार्ट था हमारा रोटर और स्टेटर का, तो यहाँ तक था। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्ज़ाम के अंदर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन जो है वो पूछी जाती है। अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन हमने देखी तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एक ही डिज़ाइन के अंदर से पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो ये सब सारे फार्मूला हमने बताए, वही फार्मूला हमें यहाँ पर लिखने हैं और इसके रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन हमने बताया वो हमें देना है। तो हमारा जो आंसर जो है वो हमें पूरा जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो डिज़ाइन थी उसके अंदर जो हमारे जो एक एक पार्ट की जो डिज़ाइन है वो हमें क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो वो हमें जो है वो ब्रीफली 3 फेज इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन ज़्यादा देखनी होगी। यहाँ पर हमें सिर्फ फॉर्मूला है, अगर वो ही हम करके जाए तो भी यहाँ पर चलेगा।
ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अगर समझने की बात हो तो हमें सब कुछ समझना पड़ता है और उसके रिलेटेड हमें आगे जो है वो सब कुछ चीज़ समझ में आएगी। तो यहाँ तक हम जो था, अब आगे हम ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की देखेंगे। थैंक यू।